समझते हैं हम लोग कि हवा में तो ऑक्सीजन है, बावजूद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है, और इन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक क्रायोनिक टैंकर की क्यों जरूरत पड़ती है, और इन्हें आप सुन रहे होंगे कि ग्रीन कॉरिडोर से लाया जा रहा है। और साथ ही जाइडस कैडिला ने कौन सी कोरोना की वैक्सीन बना ली है, और नेजल स्प्रे कौन सा है जो कोरोना को 90% से ज़्यादा मात्रा में उसे उसका वायरल लोड को कम कर देता है। देखिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन अभी सबसे बड़ी किल्लत हो गई है, बेड खाली है लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है। और ये वाला जो कोरोना है ये फेफड़ों को उतना नुकसान 2 दिन में कर दे रहा है जितना पहले वाला कोरोना 7 दिनों में करता था। यानी 2 दिन में आप सोचे कोरोना है, इवन रिपोर्ट आते आते कि आप क्रिटिकल हो जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है। हमारे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में समस्या है उसे ट्रांसपोर्टेशन का कोई चेन नहीं बना हुआ है कि हमें वहां से लाना कैसे है। देखिए हमारे देश में टोटल ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो 7000 मीट्रिक टन है, ये डिमांड है हम लोग का आ रहा है, जबकि हमारी जो क्षमता है पर इसको प्रोड्यूस करने की वो है 7800 मीट्रिक टन की। तो इसका मतलब हमारे पास 800 मीट्रिक टन और ज़्यादा ही ऑक्सीजन है जितना डिमांड है। और हम लोग ने अभी गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि इसे 90,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा देना है। लेकिन आप देखिए हम लोग का जो डिमांड है ये डिमांड ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग चेन सिस्टम ना होने की वजह से दिक्कत आ जा रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, और ऑक्सीजन को लिक्विड बनाने के लिए उसे ठंडा करना पड़ता है। एकदम ठंडा कीजिएगा तो वो पानी बनने लगेगा। जैसे आप देखिएगा ठंड के दिनों में टेम्परेचर घटता है तो हवा पानी बनने लगती है। हम जो सांस अभी छोड़ रहे हैं ऐसे, अभी ये पानी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर अभी टेम्परेचर हो जाए जनवरी फरवरी के महीना में हम यही सांस छोड़ेंगे तो इसी में का हवा पानी बनने लगता है जो भाप की तरह दिखने लगता है। तो ऑक्सीजन को ठंडा करना पड़ता है। ऑक्सीजन -183 डिग्री रखिएगा तो भाप ठंडा होगा, तो एकदम एक्यूरेट तो उतना नहीं रखना है, थोड़ा और ठंडा करना पड़ता है। तो लगभग -185 डिग्री सेल्सियस पर इन बड़े बड़े प्लांट से बनने वाले ऑक्सीजन को फिर इतना ठंडा करके ले जाया जाता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही टफ होता है। इसे रखने के लिए एक अलग से कंटेनर आता है जिसका टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोई भी चीज का टेम्परेचर अगर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे चला जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्रायोनिक टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, क्रायोजेनिक। तो ऐसे टैंकर जो होते हैं उन्हें कहते हैं क्रायोजेनिक टैंकर। टाटा ने अभी ऐसे कई क्रायोजेनिक टैंकर को आयात किया। इसके बाहर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो इस ट्रक को, ये ट्रक चल रही है, ये ऐसे नॉर्मल टंकी की तरह नहीं होता है, इसे यह ठंडा कर रहा होता है ताकि ये लिक्विड के फॉर्म में ही रहे। इसके बाद जो चुनौती आती है, हमारे पास अभी एट ए टाइम में इतने ज्यादा टैंकर जो थे क्रायोनिक टैंकर नहीं थे, तो हम लोगों ने कई सारे क्रायोनिक टैंकर सिंगापुर से मंगाया है, कई टाटा ने विदेशों से मंगाया है। और हमारे जो क्रायोनिक टैंकर जो थे, जो बचे थे, तो पता चलता है कुछ राजस्थान में है, कुछ केरल में, कोई इधर उधर बिखरे हुए हैं। और जो ऑक्सीजन का प्लांट है, जो ज़्यादातर स्टील प्लांट से आ रहे हैं, राउरकेला के स्टील प्लांट, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, यहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, वाईजेग वगैरह से, तो यहाँ तक में वो टैंकर ही नहीं है। तो हमारी भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े जहाज जो है C-17 ग्लोब मास्टर, उससे इन खाली टैंकरों को भर रही है उसमें, और इनको क्या करती है, वो स्टील प्लांट तक उड़ा के लाती है। फिर ये टैंकर इसमें से निकलते हैं, भरते हैं, फिर उन्हें जगह तक पहुंचा रही है। तो एयरफोर्स ने भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि ऑक्सीजन को टाइम से पहुंचाया जा सके। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब इसमें रेलवे ने भी काम किया, रोल ऑन रोल ऑफ। मतलब आपको अगर मान के चलिए कि उड़ीसा में ये टैंकर भर दिया गया, तो ये ड्राइवर खुद चला के लाएगा, उससे बेटर है कि इसको रोल करके चढ़ा दीजिए किस पर, इस मतलब मालगाड़ी पर, और ये मालगाड़ी चलेगी, और फिर जब दिल्ली पहुंचेगी तो उसे उतार दीजिए, तो रोल ऑफ। तो इसी को रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, ये जो ट्रेनें चल रही हैं जरूर है, लेकिन ये लेट चल रही हैं। जिस हिसाब से चलना चाहिए उतने उस हिसाब से नहीं चल पा रही हैं ये ट्रेनें। तो इसमें भी थोड़ा सुधार की जरूरत है यहाँ पर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, ये लेट भले चलती बट एक बार में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा देती है, पूरा इसके ऊपर टैंकर ही लगा रहता है। तो रेलवे की भी ये अच्छी भूमिका है। इसमें आप सुन रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने भी वो मोदी जी के साथ जो मीटिंग थी उसमें कहा था कि उन्होंने कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई आ रही है उसके लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। देखिए ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, एक ऐसा सड़क की कल्पना कीजिए, मतलब वहां पर पुलिस क्या करती है, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर पूरे सिग्नल को ग्रीन कर देते हैं, और जो इमरजेंसी वाली चीज रहती है उसको उसी रास्ते से निकालते हैं। मान के चलिए 4 लेन की सड़क है तो कुछ किसी एक लेन को वो ग्रीन कर देंगे, और उसमें जो एम्बुलेंस है या फिर जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको उसी रास्ते से ले जाएंगे। उसको जितना दूर चाहे वो दिल्ली से कलकत्ता जाए, उसे रेड सिग्नल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों लगी हुई है, इसको जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। तो इसी को कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। तो ग्रीन कॉरिडोर से अगर ऑक्सीजन आएगा तो जाम में नहीं फंसेगा। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन जाम में फंस गए थे। अक्सर ऐसा होता है ग्रीन
ग्रीन कॉरिडोर का प्रयोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं। दूसरे शहर में हार्ट है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, अब पता चला हार्ट आ गया, 2 दिन जामे में फंस गया तो दिक्कत होगा। इसलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के मिलने से 4 घंटे में पहुंचाया गया, तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन कॉरिडोर। तो ऑक्सीजन के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट इसे बना भी रही है। ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए सरकार जर्मनी से लगभग 25 ऐसे पोर्टेबल जो डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं सब ऑक्सीजन मेकर फैक्ट्री लगा रही है। मतलब एक छोटे से मशीन होते हैं, ये ऑक्सीजन को बनाते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाते रहे, हवा के ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके हमें दिया जाता है वो वाला ऑक्सीजन। डीआरडीओ ने जो भारतीय सेना के लिए जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया था, ये भी भारतीय सेना ने, मतलब ये डीआरडीओ अब हॉस्पिटलों को भी दे रहा है। इसमें एक फायदा ये होता है ना कि अगर आप इस मास्क को अगर लगाते थे तो ये ऑटोमेटिक होता है, कितना ऑक्सीजन बढ़ाना है कितना घटाना है, इसमें नर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डीआरडीओ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जर्मनी से ये आयात किया ही जा रहा है। अभी देखेंगे हमारे यहाँ एक और समस्या आ गया है, जो ऑक्सीजन की खाली सिलेंडर होता है ना, ये लोहा वाला, ये सिलेंडर का शॉर्टेज कर गया है। लोग इसको रख के घर में रख लिए कि हम कभी बीमार पड़ेंगे तो हम अपने लिए रखेंगे, ये है वो शॉर्टेज पड़ गया। इसका ब्लैक रेट जा रहा है, 600-700 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 20,000-30,000 में मिल रहा है यहाँ पर। इतना ज़्यादा इसकी क्राइसिस हो गई है इस सिलेंडर की। और इसी में क्या कहा जाता है, मतलब एक तो और समस्या समझिए, आप पिछले हफ्ते देखे होंगे कि नासिक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाला टैंकर था, यही लीक कर गया, और लीक करने से 20 से 22 लोग की मृत्यु हो गई। कई लोग सोच रहे हैं कि जहरीला होता है क्या, नहीं भैया, ये लीक करके उड़ गया। तो ऑक्सीजन जो मरीज को मिलना चाहिए मिला ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरीज छड़फड़ा के मर गया बेचारा यहाँ पे। तो कभी कभी किस्मतों ससुरा खराब रहता है, कहते ना किस्मत खराब रहे तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। बताइए, ये जो बीमारी अलगे है उसमें से ऑक्सीजन लीक कर गया। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बच गया है। केरल, याद कीजिए, भारत का पहला राज्य था जिसमें कोरोना के सबसे पहले मरीज देखे गए थे। वहीं से यहाँ पे, मतलब भारत में स्टार्टिंग इसी एरिया से हुई थी भारत में। केरल इस चीज़ को समझा और वो अपने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को बैठाना चालू किया, ऑक्सीजन का चेन बैठाया, पूरी तरह से सिस्टम, इकोसिस्टम बना लिया वहाँ पर। आज के वक्त में जो केरला है वो 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि उसकी कुल डिमांड केरला की महज 90 मीट्रिक टन है। यानी वो दुगना से भी ज़्यादा ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रखा हुआ है, दूसरे राज्यों को दे रहा है। इवन उसने अपनी हॉस्पिटल सुविधा को बढ़ाया, उसके पास जितनी ज़रूरत है उससे 9 गुना ज़्यादा आईसीयू बेड है, जितना ज़रूरत है उससे 9 गुना ज़्यादा वेंटिलेटर है। तो इस मामले में केरल आगे है। जानते हैं क्यों? क्योंकि केरल की साक्षरता दर ज़्यादा है, वहाँ लोग एजुकेटेड ज़्यादा है। यही फ़ायदा होता है एजुकेशन का। और एजुकेशन नहीं रहेगा ना तो उल्टा सीधे चीज़ों में हम लोग उलझ के रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखेंगे, नोएडा में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, बट उसको पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं मिला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अरे यार, पर्यावरण वालों को भी समझ में नहीं आता, यहाँ आदमी मर रहा है तुमको वहाँ एनओसी भागा जा रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो जो प्लांट एनओसी से अटके हुए हैं उनको फाइनल कराए। केजरीवाल और मोदी जी के बीच में जो बात हो रही थी उसमें देखे होंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन वो कंपनी उसको लगाई ही नहीं। तो इस पर भी तो निगरानी रखना जरूरी है, वरना ऐसे ही विकट परिस्थिति आएंगे। देखिए, मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है? हम लोग जो हवा में सांस लेते हैं तो हवा में 71% हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारे सांस के काम में नहीं आता है। 21% ऑक्सीजन है, यही काम में आता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो 21% ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें छोड़ते हैं लोग तो 16% ही छोड़ते हैं, यानी 4% के आसपास में वो CO2 में बदल जाता है। तो यही ऑक्सीजन का हमको काम है 21%। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना तो हम 21% में काम चला लेते हैं, चलो ना यार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हमारे फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, तो ये 21% काम नहीं आता है। तो एक मशीन द्वारा इसमें से क्या किया जाता है ना, ऑक्सीजन लिया जाता है, नाइट्रोजन छाट दिया जाता है, धूल कण को छाट दिया जाता है, हर चीज़ छाट दिया जाता है। और जो 21% ऑक्सीजन मिल रहा था उसमें से पूरा का पूरा छान के और 98% वाला ऑक्सीजन भर देते हैं। 98%, इसमें ज़्यादा शुद्ध मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। अब वही हवा में, खुले हवा में सांस ले रहे हैं तो कितना, 21% के आसपास में ऑक्सीजन जाएगा आपका, और वही ऑक्सीजन सिलेंडर में सांस लेंगे तो 98% जाएगा। तो सोचिए, ये एक ऐसे समझिए, इस चाय में कम चीनी मिली है, इस चाय में ज़्यादा चीनी मिली है, इस तरह से आप समझिए यहाँ पे। तो ये क्या है कि पेशेंट मरीज भी है ना तो उसको 98% मिल रहा है तो काम चल जाता है उसका। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इसी वजह से मरीजों में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से नीचे जाता है, 94% से नीचे, तो आपका
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 92 या 90 आ गया तुरंत आप ऑक्सीजन पे बैठिए। इसके लिए प्रोन पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। प्रोनिंग पोजीशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। देखिए हमारे फेफड़ों के जो बीच के हिस्सा होता है वो काम नहीं करता है जनरली, वो ऐसे एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है, लेकिन जब हम प्रोन पोजीशन पे करते हैं तो उस पर लोड पड़ता है और वो भी काम करने लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इंसान को उल्टा लेट जाना चाहिए और सीने के पास तकिया लगा लेना चाहिए। देखिए ये लेटा है, सीना के पास तकिया लगा दीजिए, आधा घंटा तक ऐसे करना चाहिए। इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं। एक उल्टा लेट जाइए, सीने के पास तकिया लगा लेते हैं आप, तो जब तकिया लगाते हैं तो वो जो फेफड़े का वह हिस्सा था जो काम नहीं कर रहा था वो भी पूरी अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, जो रिजर्व में बचा हुआ था, तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। इसका एक और भी होता है प्रोन पोजीशन का, जैसे एक तो ऐसे तो पूरा उल्टा लेट गए और करवट भी घूम के लेट सकते हैं। एक बार इस करवट में, याद रहे करवट जब रखिए दोनों हाथ उसी साइड में रहे, फिर दूसरे करवट में दोनों साइड उस साइड में रहे। उसके बाद आप पीछे तकिया लगा के बैठ भी सकते हैं। चौकी पे ही जो लेटे हैं उस पे ही आप क्या कीजिए, जैसे आदमी दीवार से टेक लेता है ना, वैसे वहाँ पर आप तकिया से टेक ले सकते हैं। इसे प्रोनिंग कहते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और रियल में भी बढ़ जाता है। तो जिन लोगों के पेशेंट में 92 है 90 है वो इसका प्रयोग करेंगे आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, तो आपका ऑक्सीजन लेवल वैसे भी आपका नॉर्मल पे आ सकता है। यहाँ पे भारत के सामने एक और विकट परिस्थिति आ गई है वैक्सीनेशन को लेकर। हमें वैक्सीनेशन को अगर पूरा टारगेट के हिसाब से करना है तो हमें 13 करोड़ डोज वैक्सीन के हर महीने चाहिए होंगे, जो कि अभी बन रहा है 6 करोड़ के आसपास। वो तभी पॉसिबल है जब अमेरिका जो लगा प्रतिबंध दवाओं के जो उसके जो लगते हैं सामान वगैरह उसके पे प्रतिबंध नहीं हटाएगा अमेरिका, तो वो डोज बनाना मुश्किल हो जाएगा। और जो बाइडेन ने कह दिया कि हम उस प्रतिबंध को नहीं हटाएंगे। ये लोग अमेरिका वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं, इनसे हथियार वगैरह, इसलिए भारत को भी देखिएगा ना, इनसे बहुत वैसे चीज़ें ही खरीदता है जिसके बार बार जरूरत नहीं पड़ी। ये भूल गए जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो हम लोगों ने यहाँ से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया था, वो कह रहे थे कि नहीं देंगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए हम ये लोग बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्तों से ज़्यादा महत्व रखता है। रूस ने वादा किया भारत को कि वो 4 लाख रेमडेसिविर की डोज हर हफ्ते दे देगा, साथ में ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर देगा, ऑक्सीजन भी देगा, और अपना वैक्सीन स्पुतनिक जो उसने बनाया है उसकी भी एफिकेसी रेट बहुत अच्छा है, वो भी भारत को देगा। तो ये पुराने दोस्त हैं, हम लोग के ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ये लोग सचरा लोग बताइए मौका पे पलट गया। अभी के वक्त में कोरोना में जिंकोवाइट जो है जिंक का मात्रा बढ़ाने के लिए है, लिम्सी जो विटामिन सी के लिए है, ये जरूरी है, ये फिक्स है। यहाँ पे डेक्सामेथासोन भी बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है। ये आपका मतलब स्टेरॉइड में मतलब फीवर वगैरह में आप लोग इसका यूज करते हैं, लोग ज़्यादा तो डॉक्टर इसमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में इसमें खून के थक्के बनने की समस्या ज़्यादा आती है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीकोगुलेंट मिलाना पड़ता है जो खून को थोड़ा पतला कर देता है ताकि गाढ़ा होकर थक्का ना बन सके। रही बात रेमडेसिविर की कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई हद नहीं, जबकि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। इसका एक फिक्स है कि शुरुआती दिनों में अगर आपको रेमडेसिविर लग जाता है स्टार्टिंग फेज में तो कुछ हद तक सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेमडेसिविर ले लेंगे तो बच जाएंगे। एक आदमी से हमारी बात हुई, कहा सर हमको कोरोना का कोई डर नहीं, हमने रेमडेसिविर रख लिया। हम कहे वाह अरे भैया वाह, रेमडेसिविर रख लिए तो बच जाएंगे। यहाँ पे नहीं भाई, उस तरह से तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं, चौकी पे बैठे रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो क्या चौकी को आप इंजेक्शन मान लेंगे ये चौकी पे बैठ जाइए, क्या बैठा पे चाचा ठीक हुए थे हम वो ठीक हो जाएंगे? ये इलाज है लेकिन 100% नहीं है, कुछ कुछ में ही ये रेमडेसिविर काम कर रहा है। इस बीच भारत की अव्वल दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला, इसने एक अपनी दवा को बताया है। उस दवा का नाम है वीराफिन। हालांकि ये वीराफिन बहुत पुरानी दवा है। ये देखिए हमारे शरीर में क्या होता है कि वायरस को मारने के लिए इंटरफेरॉन अल्फा नामक सेल बनते हैं, लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तो वो इंटरफेरॉन अल्फा नामक सेल नहीं बन पाते हैं। तो अगर हमारे शरीर में इंटरफेरॉन रहेगा तो वो जल्दी से मार देगा वायरस को। इसलिए जाइडस कैडिला ने ये हेपेटाइटिस के वायरस को मारने के लिए पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b नामक दवा बनाया था। इसी पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b जो है ये इंटरफेरॉन अल्फा की मात्रा को बढ़ा देता है, तो इसका नाम वो जनरली में वीराफिन रखा गया। अब चूंकि हेपेटाइटिस पर इसका प्रयोग किया गया और हेपेटाइटिस भी आरएनए वायरस होता है और कोरोना भी आरएनए वायरस है, इसलिए इसका प्रयोग करके देखा गया कि क्या यह काम करता है कि नहीं। तो वीराफिन एक्चुअली हेपेटाइटिस की दवा थी। जब इसको देखा गया तो बहुत ही बेहतरीन काम किया यहाँ पर। पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b का ये फार्मूला होता है यहाँ पर, समझा गया, बहुत बेहतरीन काम किया। 1 हफ्ते में नेगेटिव कर दिया कोरोना से। तो भारत सरकार इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है कि अब इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग हॉस्पिटल में ही होगा, पर्सनल किसी को नहीं दिया जाएगा।
कोरोना से लड़ने के लिए कनाडा की कंपनी जो थी, सैनिटाइजर थे, उसने ना, कंपनी का नाम था, उसने एक नोजल ये स्प्रे बनाया। इस स्प्रे को करने से 7 दिन के अंदर अंदर कोरोना क्या हो रहा है, उसका लोड घट के 0 तक आ जा रहा है। 99% इसका है। ये बहुत शानदार काम कर रहा है और इसे लेने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इसमें लगा है, इसको दबाइएगा तो स्प्रे का, कैसे सैनिटाइजर में दबाते हैं तो फेंक देता है वहाँ पे, तो नॉर्मल लगा के इसको करके प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत बेहतरीन सक्सेस हुआ है कनाडा में। हालांकि इसका कई जगह मान्यता भी मिल गया है, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, इसे मान्यता दे दिया है। तो भारत सरकार को भी इसे देना चाहिए। देखिए ब्रिटेन भी तो पागल है नहीं जो इसे मान्यता दे देगा फालतू में। इजराइल हम लोग से बहुत टेक्नोलॉजी में आगे, उसने जब मान्यता दिया तो मतलब इसमें कुछ है। और दूसरा, अगर मान के चलिए कि ये उतना काम नहीं भी करेगा तो कौन सा हम इसको ब्लड में दे रहे हैं, ससुरा नकिए में ना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो क्रीम पाउडर ये सब जो बाहर से चीज़ लगते हैं उतना नुकसान नहीं देते हैं। तो भारत सरकार भी इस पर ये अप्रूवल के लिए दे रहा है। हालांकि ये पार्टनर खोज रहा है भारत में, और जैसे पार्टनर मिल जाएगा भारत सरकार के DGC जो है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो परमिशन दे देंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह का नोजल भारत बायोटेक भी बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बना रही है। लेकिन अभी ये लोग स्टार्ट किए हैं, जुलाई अगस्त तक जाएगा, तब तक कोरोना का पीक आएगा मई के बीच में। तो ये इससे इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा तो एक राहत की सांस लेंगे हम लोग। 2 देश ऐसे भी हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, एक आपका इजराइल हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड हो गया। ये लगभग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। हालांकि अब जिस हिसाब से चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, जाइडस कैडिला की विराफिन दवा भी है और नोजल स्प्रे भी है। इस तरह से कोरोना का खात्मा ज़्यादा मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ नई किरण की नई उम्मीद जगी है। कुछ लोग अभी भी वैक्सीन से डर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या करें, देखिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, इस सब पे लिखा रहता है यह मौत का कारण है, लेकिन फिर भी लोग उसको खाते हैं। और वैक्सीन पे लिखा है कि आपकी ज़िंदगी बचा सकती है, लेकिन फिर भी इससे लोग डर रहे हैं। वाह रे वाह, यही तो है हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन। बोलो जुबां केसरी, मरो ससुरे तू नहीं जुबां केसरी। यहाँ बोलो के वैक्सीन लगाएंगे हम तो ना, जुबां केसरी करिए, केसरी जुबां। ये सब बताइए, गुटखा से लोग नहीं डरते हैं। हजारों लोगों की जान लेता है शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, लेकिन ना वैक्सीने से इन लोग को ज़्यादा डर लगता है। देखिए आप सब लोग को एक बात बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। 15 मई तक, 15 से 20 मई मान के चलिए, 20 मई तक अगर आप अपने आप को कोरोना से बचा लेते हैं तो आपके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर उस सिस्टम को अब ठीक कर रही है। लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। और अगर अभी आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना दवाई वाई कुछ ना मिलेगी, सीधे जाएंगे ऊपर यहाँ पे। इसलिए अभी बचने की कोशिश कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा रिस्की चल रहा है। 15 से 20 मई तक अगर आप बच गए ना, तो उस समय तक ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नोजल स्प्रे का हो सकता है कि उस समय तक अप्रूवल भी मिल जाए यहाँ पे। लेकिन अगर इधरे लापरवाही कर देंगे ना, तो फिर समझ जाएंगे। जिनको कोरोना हुआ है ना, देखिए कितना भयानक त्राहिमाम मचा हुआ है, लग रहा है शमशान घाट तो लग रहा है जैसे दिवाली है वहाँ पर, इस तरह से हो गया। तो कैसे भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं बबू भैया दादा जो है आप लोग, जहाँ बड़ा लोग वही जा रहा, ढेर छटपटेला की जरूरत नहीं है। कई जना के बुझाता कि कोरोना कुछ ना, जिनका जाके देखा हॉस्पिटल में का हाल भइल बा। तो सब लोग को कहते हैं भाई साहब बस 15। वैसे भी आप देखिए, हम अपने चैनल पे कोई भी बात को पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही बताते हैं, इसलिए बता रहे हैं। नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो पर डे भारत में 5 से 6 लाख कोरोना के मरीज मिलने लगेंगे। इसलिए थोड़ा दिन और संभल के रहिए। अमीर आदमी को कोरोना से डर लगता है, बेचारा गरीब इंसान को लॉकडाउन से डर लगता है। बेचारा की रोजी रोटी चली जाती है, डेली कमाने वाले हैं लोग, उनका कमाई भी बंद हो जाता है। हालांकि इन अमीरों ने बहुत सारे योगदान भी दिए हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन के टैंक हो, या अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन हुआ हो, या बहुत ही मोटे रकम में इन्होंने दान भी दिया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं है, बहुत बेहतरीन। हाँ, वैसे ही लोगों ने दान नहीं दिया जो विदेशी कंपनियां भारत में है, उन लोगों ने पैसा वैसा नहीं दिया है। इसलिए अपने स्वदेशी पर ज़्यादा बल दीजिए। अब सरकार के लिए कुछ सुझाव देखिए। इस कोरोना के विकट परिस्थिति में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करके भाग गए हैं, मरीज नहीं देख रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे ऐसे हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने अंडरटेकिंग ले लेना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए। और जो कोरोना के माइल्ड सिम्टम वाले मरीज हैं, यानी जो खतरनाक नहीं पीड़ित है, जिन्हें नॉर्मली ठीक किया जा सकता है, हल्का फुल्का की ज़रूरत है, तो उन्हें ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि सरकार के जो कोविड हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर जो बेहतरीन डॉक्टर लगे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो उनको भी लगा है जो सीरियस हैं, उनको भी लगा है जो सीरियस नहीं है। तो ये समस्या है। तो जो सरकार का अपना कोविड हॉस्पिटल है, कोविड सेंटर
सेंटर है, कोविड कमांड सेंटर है, या जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको उसके लिए रिजर्व रख दिया जाए जो एकदम सीरियस मरीज है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें भर्ती करना जरूरी हो जाएगा। और इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को और इसमें काम कर रहे नर्स और डॉक्टर को सरकार इमरजेंसी घोषित करते हुए 1 से 2 महीना के लिए अपने अंडर में ले सके। अब भारत में कुछ भी लिया जा सकता है, नेशनलाइज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ले ले। यहाँ पर सरकार 1 मई से कही है वैक्सीनेशन के लिए। भाई साहब, हमको तो लग रहा है कि कोरोना से लोग इतना डर गए हैं कि 1 मई से जो लंबी लाइन लगेगी वहां लाइन से ऐसे ना हो जाए कि वहां से कोरोना फैलना चालू हो जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आज जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो सारे के सारे बंद है, इवन सरकारी भी बंद है। तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सरकार को क्या करना चाहिए, उसे अपने अंडर टेकन ले लेना चाहिए 2 महीने के लिए। और वहां पर हर जगह पे, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे स्कूल नहीं है, वहां पर उन्हें कोरोना की वैक्सीन देनी चाहिए, उसको वैक्सीन सेंटर बनाना चाहिए। और जितने टीचर सरकारी छुट्टी पर है ना, इन टीचरों को वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में लगाना चाहिए। खाली बैठे हैं वो लोग वहां पर। अभी क्या है कि हर काम मेडिकल स्टाफ ही कर रहा है, तो वैक्सीन को ले आना, वहां पर रजिस्टर मेंटेन करना, किस व्यक्ति को लग रहा है, आज टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये काम इन सरकारी स्कूल के टीचरों को सौंप देना चाहिए, जिस तरह से चुनाव आयोग सौंप देता है इन लोग को। और जो मेडिकल स्टाफ है उसका मेन काम होना चाहिए, पेशेंट से उनका ये मतलब होना चाहिए, वो आई तुरंत वैक्सीन दी। अभी क्या हो रहा है, बेचारा मेडिकल स्टाफ ही हाजिरी बना रहा है, वही रिकॉर्ड चेक कर रहा है, वही वैक्सीन को लेके आ रहा है, वही वैक्सीन लेके जा रहा है, कितना लगा कितना सब। बेचारा वो क्या इंसान नहीं है सब, क्या मेडिकल वाले बेचारा डॉक्टर और नर्स लोग को देखिएगा ना, ड्यूटी करते करते बेचारों का हालत खराब हो गया। तो इन लोग को बैठा के सैलरी देने से क्या मतलब है। इससे क्या है कि कई जगह वैक्सीन सेंटर हो जाएंगे और हम लोग बहुत जल्दी वैक्सीनेशन कर सकते हैं यहाँ पर। अभी क्या है कि बड़े से पंचायत एरिया में एक तो छोटा सा वैक्सीन है, उसमें बेचारे स्टाफ भेजिए, तो इनका यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना एक जगह बनाएंगे तो वहाँ से कोरोना फैलने लगेगा। हम भारत सरकार के तथा सारे राज्यों से हम ये अपील करते हैं, विनती करते हैं कि जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं उन्हें केवल कोरोना के इलाज में लगाइए। हर हॉस्पिटल में मैनेजमेंट को देखने के लिए वहां पर आप अधिकारियों को नियुक्त कीजिए। अभी रेलवे है, उसके अधिकारी फ्री हैं, बहुत रेल नहीं चल रही है। मेट्रो अभी बंद पड़ी हुई है, उसके अधिकारी फ्री हैं। तो ऐसे अधिकारियों को हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी दे दीजिए कि किस नर्स की ड्यूटी रात में लगेगी कि दिन में लगेगी, ऑक्सीजन आया कि नहीं आया। ये अधिकारी हैं तो इन्हें मैनेजमेंट करने आता है, ये बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो आपने छोड़ दिया हॉस्पिटल को, बेचारा वही ऑक्सीजन देख रहा है कि नहीं है, सप्लाई देख रहा है, हाजिरी देख रहा है, ड्यूटी देख रहा है, शिफ्ट देख रहा है, सैलरी देख रहा है, अटेंडेंस देख रहा है, मर जाएगा बेचारा वहां पर। अभी के वक्त में इन 2 महीने के बीच में क्रूशियल टाइम है, इन लोग को झोंक दीजिए। यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स का काम केवल और केवल कोविड मरीज को देखना है, इनका मैनेजमेंट हो जाए। बाकी वो हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं वो कहाँ रह रहे हैं, ये सारा काम ये लोग देख सकते हैं। अब जैसे हमारे मंत्री जी हो गए, जैसे अमित शाह जी हो गए, उद्घाटन करने हॉस्पिटल जा रहे हैं या स्थिति का जायजा, पता चला 4 डॉक्टर इनके आगे पीछे घूम रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उद्घाटन करने मत जाइए, अच्छी बात है, आपके जाने से वहां पे और मतलब त्वरित काम होगा, लेकिन 10 डॉक्टर बिजी हो जा रहा है। तो ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव में लगे रहेंगे लोग, वो लोग दिखा देंगे कि हाँ सर आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, देखिए ये पोजीशन है, इतना ऑक्सीजन है, इतना ये मरीज है, ये है। डॉक्टर अपना बिजी, कोई मतलब नहीं। अब गृह मंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, जब तक कोरोना है डॉक्टर को छोड़ दीजिए यहाँ पे, हाँ कोई भी मंत्री आए भैया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला देख लेगा यहाँ पर। और साथ ही कौन सा काम हुआ कि नहीं हुआ, जैसे कितना ऑक्सीजन चला है, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितना डिमांड है, बैकअप में कितना बचा है, मरीजों की संख्या कितनी है, मरीज एडमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सब की जांच के लिए भी ना रिटायर्ड जजों को नियुक्त करना चाहिए और उनके अंडर में देना चाहिए। क्योंकि रिटायर्ड जो जज होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, ईजिली अवेलेबल हैं हर जगह पर, उन्हें अगर ये सौंप देंगे तो उन्हें बेहतरीन ढंग से एडमिनिस्ट्रेटिव के काम आता है और कोई जज से ऐठेगा भी नहीं वहाँ पर। यहाँ पर तो हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है ना, तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और इसको समझने में हमारे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार बात मान लीजिए। आप लोग बहुत सारे बात मान लेते हैं, हमारे लिए भी देश पे एहसान होगा अगर ये बात मान लेते हैं। तो इस चेन को बनाने में 10 से 15 दिन लग जाएगा, इसलिए आप लोग संभाल के रखिए, कैसे भी 10 से 15 मई तक आप लोग अपने आप को बचा के रखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और जिन शहरों में कोरोना बहुत खतरनाक है, जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, मुंबई का एरिया हो गया, उन जगहों पे जहाँ पे सख्ती है वहाँ 10 से 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए, एकदम भयानक वाला, क्योंकि ज़्यादा ढिलाई देना भी ठीक बात नहीं होता है लॉकडाउन में वहाँ पे। और जो प्रशासन है उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेल्प लीजिए लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए, तब जाके हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे। वरना हमारा देश जो है ना एक एक हीरा खो रहा है। कोरोना के बेड पे मरा हुआ कोई भी व्यक्ति इस देश का महान व्यक्ति हो सकता था। जब अब्दुल कलाम ट्रेन में बैठ के अखबार बेचा करते थे तो कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन मिसाइल मैन बनेगा। तो न जाने जिन्हें आप संख्या गिन रहे हैं ना, उन संख्या में कौन हीरा होगा इस देश के लिए कोई नहीं जानता है। भगवान से हम विनती करते हैं जल्दी से इस आपदा से निकाले, और आप लोगों से भी कहते हैं बच के रहिए। हम और आप मास्क वगैरह जरूर लगाएं, जो नियम है उसका पालन करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।